गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं बहुत हिचक रहा था पढ़ाने से, लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की क्वेरी आई। फिर मैंने देखा कि सारे अखबार में लगातार ये डिबेट बना हुआ है और प्रिंसिपल के लिए तो 30 तारीख से इंटरव्यू है। तो मुझे लगा कि नहीं, इतना भी मैं न्यूट्रल ना हूँ, बातों को बता दूँ, ये मेरा धर्म है। चूँकि इससे किसी गुरु को नुकसान हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है। दूसरी बात, वाइस प्रिंसिपल का भी निकल चुका है और एक आवश्यक सूचना, आप प्रिंसिपल सबसे पहले, चूँकि आप पे मेरा हक है, लगभग 9,999 में, चूँकि आप सबको पता है कि कितना लॉस हुआ है, मैंने वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू की शुरुआत की है, जिसमें पढ़ाया जाएगा और 2 मॉक इंटरव्यू होंगे। 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी की दिक्कत होती है और समय बर्बाद होता है, रिसोर्सेज भी। तो 2 मॉक इंटरव्यू और ऑनलाइन जैसे पढ़ाता रहा हूँ, सारे शिक्षा नीति से लेके सारे करंट जो भी ज़रूरी होगा वो मैं और कुछ ज़रूरत पर तापेश्वर जुगराल जी भी पढ़ाएंगे। तो ज़रा अपने मित्रों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में ये 15,999 का होगा और लोग ये तोहमत लगाते हैं कि मुझे खबर नहीं थी। तो ये जिम्मेवारी अब आप लोगों पर गुरु मैं थोड़ा सौंप रहा हूँ कि थोड़ा मेरी भी मदद करें। अच्छा, टॉपिक ये है कि चर्चा में शिक्षकों की फिनलैंड यात्रा। दिल्ली सरकार बराबर विदेश अपने शिक्षकों को भेजती रही है और उसके तहत ये लॉट जो फिनलैंड जा रहा था वो उसके फाइल को एलजी ने रोक दिया। तो मैं इस टॉपिक पे नहीं कुछ बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत रुचि मेरी राजनीति में नहीं है, आप देखते ही हैं, मैं तो शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। लेकिन बार बार अखबारों में आ रहा है आज तक, तो मुझे लगा कि नहीं, ये पूछेगा, इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए, कि क्या फिनलैंड या विदेश में किसी आइडियल मॉडल को देखने के बाद शिक्षकों को कुछ लाभ मिल सकता है? क्या भारत के शिक्षा पे इसका प्रभाव पड़ सकता है? क्या ऐसा पूरे देश के सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि जब तक आपके पास फैक्ट ना हो तो कैसे आप आंसर देंगे, या मैं कौन होता हूँ इसका जवाब देने वाला। तो इस डिबेट में मैं आपको पार्टिसिपेट करता हूँ और अंत में हम लोग इसके आंसर पे पहुँचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप सबसे आग्रह है कि मंडे को इसका PDF ज़रूर आप लोग ऑफिस से मंगा लेंगे। ऐप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, फिर से ऐप बना है, तो हो सकता है कि ना मिले या कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मेल सब आपका है। मनीष जी से आग्रह करूंगा कि मंडे को मेल कर दें, ना करें तो आप लोग मंगाएं। और बगैर PDF पढ़े हुए इस सवाल का जवाब आप सही नहीं दे सकते हैं, चूँकि UPSC है, बार बार कहता हूँ, तो बहुत ही बेल इंफॉर्मेटिव होते हुए इसका जवाब देना है। और जो बिल्कुल सही जवाब है वो फिर इससे निकलेगा और आप सवाल के बाद सवाल के घेरे में ना फंसेंगे। और वीडियो को कम से कम कागज़ कलम लेकर 4-5 दफ़े देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले फिनलैंड के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। फिनलैंड, जो आप यूरोप का नक्शा देखते हैं तो पूरे यूरोप के पूरा सुदूर उत्तर का क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र, पूरा एक रीजन है। इस रीजन का एक ज्योग्राफिकल नाम है, जो लोग ज्योग्राफी को जानते होंगे उनको पता होगा कि फिनलैंड को नॉर्डिक बोलते हैं। बेसिकली नॉर्डिक का मतलब ही उत्तर होता है। तो इस नॉर्डिक 5 देशों में एक फिनलैंड भी है। और पहले फिनलैंड पे बताता हूँ, फिर नॉर्डिक पे बात करता हूँ। तो ये फिनलैंड का मैप है। फिनलैंड की विशेषता ये है कि इधर USSR है, मतलब उत्तर में जो नॉर्वे है, और नॉर्वे के साथ ये दक्षिण की ओर जब आते हैं तो दक्षिण में हम देखते हैं कि फिनलैंड की खाड़ी के साथ एस्टोनिया है, जो दिख नहीं रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड देख रहे हैं, और इसी से लगा हुआ जो देश है एस्टोनिया है। और उत्तर में नॉर्वे है और दक्षिण में ये है।
पूरब में यूएसएसआर है, रसिया है, और पश्चिम में स्वीडन है। इसके बीच बड़ा ही ये खूबसूरत सा देश बसा हुआ है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है सोचने की, सब डाटा याद रखिएगा कि मात्र 5.6 मिलियन इसकी जनसंख्या है, जिसको हम 56 लाख कहते हैं, जो दिल्ली के किसी एक डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या के बराबर है। तो ये इस सवाल को ज़रूर दिमाग में रखेंगे। और मात्र 3,38,000 3,38,055 वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा शहर, इसका कैपिटल हेलसिंकी है। और यहाँ पे जो बहुमत है, चूँकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि पूरा यूरोप जो है भाषा के आधार पे बना हुआ देश है। सब ने अपनी भाषा से अपनी संस्कृति को जोड़ा, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक पूरा यूरोप है। तो यहाँ फिन्स जनसंख्या ज़्यादा है, और यही इसी से फिनलैंड बना। फिन्स जाति ज़्यादा है, और यहाँ की जो भाषा है फिनिश, फिन से ही फिनिश, और स्वीडिश, बगल में स्वीडिश है तो स्वीडिश भाषा है। और लगभग इसकी ब्यूटी है कि ये झीलों का देश है। यहाँ लगभग 1,80,000 लेक्स हैं, झील हैं। और झील होने का कारण है कि चारों ओर समुद्र है। ये नार्डिक देश यानी उत्तरी यूरोप के देश को कहते हैं, जिसमें डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। कई बार ये बात चली थी कि पूरा नार्डिक अपने को एक देश में ले आए, लेकिन सबकी अपनी भाषा, सबकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो ये समस्या नहीं हो सका। लेकिन ये सारे जो देश हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम इनके सॉल्व हो जाते हैं। और एक मज़ेदार बात जो है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 58,010 डॉलर है प्रति वर्ष, और हमारी आय कितनी है तो मात्र 8,293 $8,293 डॉलर्स हमारी वार्षिक आय। तो एक कितना बड़ा अंतर है कि 2,000 और 58,000, सोच लीजिए। लेकिन भारत और फिनलैंड में बड़ी समानताएं हैं बहुत चीज़ों पे। जैसे फिनलैंड शुरू से तटस्थ देश रहा, क्योंकि बगल में ही उसके यूएसएसआर था, खा जाता, तो उससे भी अपना एक दूरी बना के रखा, जैसे हम गुटनिरपेक्ष की तरह रहे। और पश्चिम से भी एक बैलेंस देश बन के रहा। आज भी बहुत साइलेंट है, बहुत ही पीस लविंग लोग हैं। और दूसरी बात कि फिनलैंड भी भारत की तरह ही 1950 तक, 1950 तक एग्रेरियन सोसाइटी का देश था। कृषि उसकी मुख्य पेशा थी, कृषि और मत्स्य पालन और पशुपालन भी कह लीजिए। उसके बाद वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और फाइन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बना। तो ऐसा नहीं था कि ये नार्डिक देश की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि ये उपनिवेशवाद के बहुत झमेले में नहीं पड़ा। चूँकि उपनिवेशवाद के जो लोग झमेले में पड़े, उन लोगों को यूरोपियन पावर से भी लड़ना पड़ा। अब नेपोलियन के डर से पुर्तगीज को भाग जाना पड़ा, अपने ब्राज़ील में जाना पड़ा। कई पश्चिम यूरोप के जो नीचे के देश हैं उनमें समस्या हुई, इससे ये लोग बचे रहे। दूसरी बात, फिनलैंड की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने वर्ल्ड वाइड इंडेक्स हैं, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हैं, एडुकेशन इंडेक्स हैं, चाहे पीसफुल इंडेक्स हैं, चाहे कैपिटल यूटिलिटी इंडेक्स है, सब में ये नंबर 1 है। तो ये बात एक आती है कि भाई शिक्षा में ये नंबर 1 वर्ल्ड में है, तो इसको समझना चाहिए। ये सवाल में दम है कि फिनलैंड की शिक्षा को हम समझें। अब दूसरी बात जो है कि दिल्ली की शिक्षा के कुछ तथ्य दिल्ली नहीं, पूरे भारत में के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि केवल दिल्ली के संदर्भ में अगर इसको देखेंगे तो थोड़ी बेईमानी होगी, थोड़ा भारत के संबंध में देखेंगे। और दूसरी एक बात कि जैसे ये अखबार में फिनलैंड का मामला आया, वैसे ही एक राइट टू इंफॉर्मेशन से एक खबर निकाली गई और वो सारे अखबार में आई। वो 27 दिसंबर 2022 को एक खबर आई राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा। अखबार ने कहा कि लिखा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11,000 से अधिक पीजीटी के सीट खाली है।
और सॉरी टीजीटी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सीट खाली हैं 11,000 से अधिक। अब ये तो सीधा सीधा इसके लिए दिल्ली को, ठीक है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए दिल्ली के पास कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, गस्टेड पोस्ट है, यूपीएससी है, अभी दिल्ली लोक सेवा आयोग नहीं बना है, लेकिन डीएसएसबी तो है दिल्ली के पास। तो ये 11,000 से अधिक पोस्ट क्यों खाली है, एक सवाल उठाता है। और इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ खाली है, सबसे ज़्यादा 3,084 मैथ का सीट खाली है, जनरल साइंस का 2,058, अंग्रेजी के 2,053। 3 मैंने लिया है मोटा मोटी कि मेजर सब्जेक्ट है उसके सीट खाली हैं, और वो ये हालात है। दूसरा कि अभी अभी एक और चीज़ आ गया, असर का रिपोर्ट आया है, जिसको मैं गुरुवार में 1-2 दिन में आपको बताऊंगा, चूंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों में, चूंकि वो सबसे बड़ी एजेंसी है जो सर्वे करती है। असर के रिपोर्ट ने हमको बाध्य कर दिया कि कोरोना ने हमारे शिक्षा को कितना डेंट पहुंचाया है, जहां हम थे 18 में उससे भी पिछड़ गए। तो उसको पूरा करने के लिए लगता है कि बहुत सारे अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। तो असर से पूरे देश का हम हालत देख रहे हैं। अच्छा, कहीं भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि शिक्षक से स्कूल लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल सब जगह ये संकट है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, सब जगह रिक्रूटमेंट हो रहा है, केवी में भी हो रहा है, लेकिन दिल्ली के टीचर को जाना था और वहाँ स्कूल की बुनियादी हालत ये है, ये देख लिए। अब आज मैं सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की ओर चलता हूँ। फिर से मैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पुस्तकालय से कुछ चीज़ ला के आपको देता हूँ, जिसमें हम लोग बाद में फैसला करेंगे कि क्या सोचना है और कैसे दुनिया के शिक्षा व्यवस्था पे विकसित देशों ने चिंता किया, जिसमें एक फिनलैंड भी है कि आज फिनलैंड किन सामर्थ्य से इस स्टेज पे पहुंचा। तो वो उसके सारे रास्ते आपको, जब भी कोई चीज़ दुनिया में अच्छा होता है तो उसके रास्ते आपको इन बड़े विश्वविद्यालयों से ही लाना पड़ता है। जैसा कि हम सब गवाह बने हैं कि कोविड का भी टीका वही ऑक्सफोर्ड ने ही दिया था हमको। तो हर समस्या का, दुनिया की मंदी का समस्या है, चूँकि बड़े इंडिपेंडेंटली वो लोग रिसर्च करते हैं, तो उनसे ज़रा मुलाकात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मैं एक बहुत बड़े नाम को लाया हूँ, अल्बर्ट हेनरी चेली हेस्ले, ऑल टाइम ग्रेट आदमी है। इन्होंने क्या कहता है, इनका कहना है, अब मैं टिपिकल सोसाइटी की बात करता हूँ जो प्रिंसिपल को पढ़ाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ आप लोगों को, 16/8 की कहानी, चूँकि डिटेल में नहीं बताता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, लेकिन किस बीना पे, किस आधार पे मेरे स्रोत क्या थे, आज उसका खुलासा इस क्वेश्चन में मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भी एम्पावर्ड कर देना है। तो मैं जहाँ से रिसर्च चलाता था कि शिक्षा के 3 पर्सपेक्टिव हैं, जो जिसको पेडागॉजी आप कहते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलके मुख्यतः बनता है। तो पहला चीज़ है कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, दैट इज मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पेडागॉजी। समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा को देखना बहुत ज़रूरी है, और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने में हम पूरब वाले या हम भारत वाले बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि इसको देखने का काम अगर आधुनिक काल में करें, बहुत इतिहास में आपको नहीं वॉक कराना चाहूँ तो लियो टॉल्स्टॉय का नाम आप सब ने सुना है कि लियो टॉल्स्टॉय से कहानी शुरू होती है। सोशल एस्पेक्ट में एजुकेशन को लियो टॉल्स्टॉय शुरू करते हैं, फेरो का नाम सुना होगा, शुरू करते हैं, और आते आते चला आता है बेसिल तक। तो ये सारे लोगों ने शिक्षा के समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश की है। हमारे यहाँ शिक्षा को सामाजिक पृष्ठभूमि में देखने की कोशिश नहीं की गई है। हमारे यहाँ क्या किया गया, शिक्षा को फिलोसफिकल, दार्शनिक अंदाज में सबने देखा है। हमारे वेदों ने देखा है, हमारे बुद्ध और जैन साहित्य ने देखा है, बाद में इस्लामिक संस्कृति में ये देखा गया है, अंग्रेज़ ने भी फिलोसफिकल एस्पेक्ट से ही देखा है। तब उसने, जब मैं देखता हूँ कि क्यों बोला मैकाले ने कि
हमारे एक सेल्फ में जितनी किताबें हैं, ये पूरा अरब और संस्कृत के सारे लिटरेचर पे वो भारी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल एस्पेक्ट था, क्योंकि उसके पास बेकन भी था, रूसो भी था, लॉक भी था, सारे लोग थे जिसके बदौलत वो कूद रहा था। प्लेटो भी था, उसके पास रूसो भी था, सुकरात भी था। हमारे पास भी शिक्षा के दार्शनिक एस्पेक्ट बने, यानी हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू करें और विवेकानंद और अरबिंदो, सबको आप जानते हैं, भाया गिजुभाई तक आया। तीसरी जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, जिसको टीचर को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिस चीज़ से रहना चाहिए, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन है। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि है शिक्षा की, जॉन डीवी से लेकर आज तक चलता आ रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे यहाँ अगर समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी ने काम किया है शिक्षा पे, तो अभी अभी हम लोगों के समय के ही बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार का बहुत अच्छा काम है, उनका भी एक किताब है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो आज जो बात मेरी हो रही है वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे हो रही है, क्योंकि सिस्टम जो है वो किस पे काम करता है, फिलोसफिकल पे काम करता है, पॉलिसी पे काम करता है, और फिलॉसफी, पॉलिसी और साइकोलॉजी पे काम करता है। लेकिन शिक्षा जब समाज का हिस्सा है, जब वो समुदाय का पार्ट है, तो समाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितनी बड़ी बात इसलिए कहते हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे कि शैक्षिक उपलब्धि और असमानता के ढांचों को समझने के लिए सामाजिक वर्ग के महत्व को समझना होगा, सोशल क्लास को समझना होगा। जब आप एजुकेशनल अचीवमेंट और उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या समझना होगा, सोशल क्लास को, क्योंकि वहीं से सप्लाई होता है, खासकर सरकारी स्कूल के केस में। और वहीं से जब सप्लाई हो रहा है तो वो क्या कहते हैं कि उदारवादियों ने, जितने लिबरल अप्रोच के सोशलिस्ट हुए या जो भी कंट्री हुआ, जो डेमोक्रेटिक देश हुआ, उसने एक गलती की है। क्या गलती की है कि उदारवादी नीति निर्माता यह देखने में असफल हैं, कभी किसी ने नहीं देखा कि शैक्षिक उपलब्धि के मुख्य निर्धारक विद्यालय के अध्यापक नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इसलिए कह रहे हैं कि विद्यालय के नीति निर्धारक जो हमारे उदारवादी हुए, मतलब डेमोक्रेटिक हुए, दे नेवर थिंक अबाउट दैट कि मेन पॉलिसी मेकर विद्यालय के अध्यापक नहीं है। वो कौन है जो शिक्षा का मेन कोऑर्डिनेटर है, मेन उसके नियामक हैं? तो उसका नियामक सामाजिक स्थितियां हैं, सोशल स्टेटस है, और पाठ्यक्रम नहीं, मोटिवेशन है। पाठ्यक्रम हम अलग अच्छा ले आए, लेकिन जब तक मोटिवेशन नहीं होगा वो पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। जब तक सोशल स्टेटस ठीक नहीं होगा, अध्यापक का कोई मतलब नहीं है। और विद्यालय तक पहुंच नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक परिवार और समुदाय का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा। तो 3 बातें हुई। पहली बात, आप कभी नहीं इस हिस्से को भूलेंगे कि ये कहते हैं कि टीचर से मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, सोशल क्लास, और पाठ्यक्रम से, सिलेबस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मोटिवेशन। और फिर विद्यालय में जाने में जो सबसे बड़ा रोल है, विद्यालय तक बच्चा पहुँचे, उस पहुँच में सबसे बड़ा बाधा क्या है, समाज और परिवार का सहयोग। हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम दिल्ली के सरकारी स्कूल के कुछ एक इलाके को छोड़ दें, अपवाद को, तो ये सारी चीज़ें वहाँ लागू होती हैं कि वहाँ के शिक्षकों को, उस विद्यालय को, मतलब धन्य हैं वो लोग कि कितना काम करके कोशिश करते हैं। लेकिन इन सारे चुनौतियों से आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं रूबरू होता है। अब 2 टर्म और कॉइन हो रहा है। वो टर्म है मटेरियल डिसएडवांटेज और कल्चरल डिसएडवांटेज। कल्चरल डिसएडवांटेज आप सबको अच्छी तरह पता है कि मनुष्य विरासत में बहुत कुछ लेके आता है। उसमें एक संस्कृति भी है, उसमें एक बुद्धि भी है। केवल घर, धन, दौलत, शरीर लेके नहीं आता है, संस्कृति लेके आता है। और क्लैश ऑफ कल्चर स्कूल में होता है। चूंकि अब इस पे बेसिल ने कहा
कि दो ढंग के कोडिंग की बात उसने लैंग्वेज में कर दी। बेसिल आधुनिक काल के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और बहुत गरीबी से उठे हुए हैं। यहूदी लंदन में रहते थे, यहूदी शिविर में, वहाँ से वर्ल्ड वार में भी भाग लिया और फिर ये ऑक्सफोर्ड के हेड भी तक पहुँचे। तो जब संस्कृति से जब आता है, हालांकि एंथ्रोपोलॉजी में भी इस पर बहुत बड़ा डिबेट है, रेडक्लिफ ब्राउन का इंडिया के ही संदर्भ में लिटिल ट्रेडिशन और बिग ट्रेडिशन, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में हम जब देखेंगे कल्चर को तो वो क्या अंतर क्लास में लाता है वो अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि क्लास को ज़्यादा भटकाना नहीं चाहता हूँ। तो अगर इसको शब्द में समझें तो एक क्लासिकल लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जेम्स डगलस ने किया, बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट हैं, एजुकेशन सोशलॉजिस्ट। तो इन्होंने क्या किया कि क्लासिकल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन्होंने किया और उसमें क्या देखा कि 4-5 बातों को इन्होंने लाया, जो अक्सर आप लोग भी जनगणना करने जाते होंगे तो देखते होंगे। घर का साइज, किस एरिया से कोई आ रहा है, उसके कमरे का साइज क्या है, कितने कमरे हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितना बच्चा बेड शेयरिंग एक घर में कर रहा है, कितने टॉयलेट हैं और उनके माता पिता की क्या योग्यता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? तो हेस्ले के बाद डगलस को याद रखिएगा कि अच्छा भीड़ का स्तर क्या है, मतलब कुल मिला के वहाँ का वातावरण क्या है और परिवार की दशा दिशा क्या है। तो उन्होंने तर्क दिया कि जब परिवार का आकार बड़ा होगा और परिवार की बस्तियां मलिन बस्तियों में होगी या इस ढंग के अनडेवलप जगह पे होगी, तो जहां मजदूर ज़्यादा होंगे, मध्यम वर्ग कम होंगे और शारीरिक श्रम फिजिकल लेवल से रोटी का उपाय होगा, वहाँ डेवलपमेंट एजुकेशन पिछड़ेगा उस सोसाइटी के लिए। और इसको तो और बहुत अच्छे ढंग से इस पर एक और शोध है साइकोलॉजिस्ट का, उसको मैं बाद में एक लाइन बताऊंगा। तो ये सारी बातों को कनेक्ट कीजिए कि दिल्ली के स्कूल पे डगलस का स्टडी लागू होता है। ये डगलस स्टडी किए थे ब्रिटिश इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इन्होंने उस स्टडी से, और बहुत बड़ा सैंपल साइज था, लगभग वो फिनलैंड के जनसंख्या से थोड़ा ही कम पे किया था उस समय। लगभग इनका डाटा हमको लगता है 40 लाख लोगों पे रहा होगा। तो इससे ये निकला कि ऐसी चीज़ों में बच्चों के अंदर वो आएगी, उस तुलना में बच्चे कम डेवलप होंगे, जहाँ हर बच्चों को अपना रीडिंग रूम मिलेगा, अपना रहने की जगह मिलेगी, टॉयलेट बिस्तर शेयरिंग नहीं होगा, परिवार केवल श्रम पे नहीं जिएगा, कुछ बुद्धि कुछ उत्पादक काम करेगा, मतलब कुछ आर्थिक क्रियाकलापों से वो अलग ढंग से जुड़ा होगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा। तो मध्यम वर्ग। और आप ये जान के देखें कि दुनिया में जितने अच्छे स्कूल हैं वहाँ वो कोशिश करते हैं कि आधे बच्चे मैं मध्यम वर्ग से लाऊं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है जिसको आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत इजी है क्लास 6 में एडमिशन कराना। बिफोर वो थोड़े से करते हैं अपने जो उनके अपने रिवाज हैं, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन 6 में अगर मास्टर का बेटा है, माँ पिताजी मास्टर है, डॉक्टर है, इस ढंग के मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसे एडमिशन में दिक्कत नहीं होती है नॉमिनल टेस्ट देने के बाद, चूँकि वो रिजल्ट के प्रति बहुत सतर्क है। मूलतः रिजल्ट देने का काम यही मध्य वर्ग करता है। बहुत उच्च वर्ग से भी आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं करेंगे, चूँकि वहाँ मोटिव एजुकेशन का दूसरा हो जाता है। लेकिन मध्यम वर्ग के पास, दुनिया के किसी भी देश में मध्यम वर्ग के पास शिक्षा क्या है, सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट बन जाता है। एनी हाउ उस प्रोडक्ट को वो प्राप्त करना चाहता है, उस उत्पाद को प्राप्त करना चाहता है। उत्तर आधुनिक समय में तो हम एजुकेशन को प्रोडक्ट ही बोलेंगे। तो ये इन्होंने इस बात पे स्पष्ट कर दिया कि ऐसे जगह पे स्वास्थ्य की दिक्कत होगी और शिक्षा का स्तर नीचे होगा। तीसरा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ फिर कि 1960 में कल्चरल डिप्रिवेशन थ्योरी के सिद्धांत को बच्चों के असफलता से इसकी व्याख्या की गई और इसका अध्ययन 8 से 11 वर्ष के बच्चों के ऊपर डगलस नहीं किया।
तो उसमें देखा कि कल्चरल बंचल से, मतलब जो उनमें लैगिंग है कल्चरल की, जिसका कल्चरल अपरूटेड नहीं है, अप मार्क नहीं है, तो वो बच्चे अच्छे अंक नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक इसके विपरीत जिनके माँ पिताजी बहुत उत्साहवर्धक हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं जीवन में। तो पेरेंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 1966 के स्टडीज़ में 8 से 11 वर्ष के बच्चों के, कि पेरेंट, माता पिता जिसके बहुत उत्साहवर्धक है, वहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और माता पिता के उत्साहवर्धक रहने के लिए उसको सांस्कृतिक रूप से वो फैमिली ज़्यादा सबल होगी, ज़्यादा एक दूसरे पे उसकी निर्भरता होगी, और इमोशनल इंटेलिजेंस उसका हाई क्वालिटी का होगा। अब फिर मैं उस काल में ले जाना चाहता हूँ जिस काल में अपने यहाँ कोठारी आयोग की स्थापना हुई, यानी 1964 से 66। ठीक उसी समय ब्रिटेन में प्लेडन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक उन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए जिसके लिए कोठारी आयोग की हुई थी। तो प्लेडन कमेटी कहती है, सेंट्रल लंदन के एडवाइजरी काउंसिल फॉर एजुकेशन, CAC, हम लोग CAB बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो अंग्रेज ने ही स्थापित किया था, और अपने यहाँ बोलता है CAC। तो इसमें विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी, और 1967 में ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स के व्यापक शिक्षा के लिए इस समिति को, प्लेडन समिति को नियुक्त किया गया था। मिसेस प्लेडन इसकी अध्यक्ष थी, इसीलिए इस समिति का नाम प्लेडन समिति है। तो नियुक्त किया गया, तो समिति, लेडी प्लेडन ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा 1967 में, ठीक कोठारी आयोग के समय का, याद रहेगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए कई सिफारिशें की, जैसे खेल आधारित शिक्षा का महत्व, व्यापक संतुलित शिक्षा की आवश्यकता, पाठ्यक्रम और शिक्षा में माता पिता की भागीदारी का महत्व, शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के महत्व पर जोर दिया गया। प्लेटन रिपोर्ट का ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और इसके विचार सिफारिशें आज तक प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित करती है। तो इसमें बाल केंद्रित दृष्टिकोण की प्रशंसा की गई, और उन्होंने कहा कि सामाजिक वर्गों और बच्चों के विद्यालय कार्यों में माता पिता की पहल, रुचि, सहयोग, उत्साह के बीच संबंध को इसने देखा, और इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि उच्च वर्ग के साथ अधिक सहायता प्रवृत्त संबंध हो सकती है। यानी जो लोग थोड़े पिछड़े इलाके में रहते हैं, उनसे बहुत अच्छा उन लोगों का रिजल्ट है, या वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं जिनकी पेरेंटिंग का वैल्यू है, एक मोरल वैल्यू। अंत में मैं फिर एक और आदमी से मुलाकात करता हूँ, ये दंपत्ति गजब है। ये खुद अपने बच्चों पे कुछ कठिनाई हुई थी, तो इन्होंने स्टडी किया बिना किसी के सहयोग से। बाद में गवर्नमेंट ने फंड कर दिया इनके स्टडी को, और पूरे पश्चिम की शिक्षा इस स्टडी से प्रभावित रही। ये मियाँ बीवी दोनों हैं, जोहन और एलिजाबेथ न्यूसन्स। क्या कमाल का ममतामय स्टडी इनका है। इन्होंने कहा कि बच्चों के पालन पोषण नर्चरिंग पे इन्होंने स्टडी किया, कि चूंकि अपने बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको समझने के लिए ये निकल पड़े, और अपने फंडिंग से बहुत बड़े सैंपल सर्वे पे, बहुत बड़े सैंपल साइज पे इन्होंने रिसर्च किया, और माता पिता के तमाम व्यवहार को उन्होंने समझना चाहा। इनका कहना है कि माँ बाप की रुचि को घर और विद्यालय के संबंध, माँ बाप की समान सांस्कृतिक रुचियों के माध्यम से परखा जा सकता है। यानी विद्यालय और बच्चों के बीच जो कनेक्शन है, उसमें पेरेंट्स के कल्चरल वैल्यूज़ को हम देखकर समझ सकते हैं। विशेष रूप से व्यवसायी समूह, अर्धकुशल अकुशल मजदूर के रुझान के बीच के मुकाबले के तुलना में निम्न वर्ग के संबंध रखने वाले बच्चे, उनकी ज्ञान की, शिक्षा की समझ की संभावना बहुत कम इन्होंने देखी। उन्होंने सांस्कृतिक रुचि, भूमिका, सिनेमा, रंगमंच, घर में लाइब्रेरी, पढ़ने का कल्चर, खेलकूद के लिए नियमित समय पे जाना, स्वस्थ भोजन करना, डिबेट करना, तो ऐसे जो बच्चे मिले उनमें बहुत डेवलपमेंट देखा गया। तो जिसको आज हम आउटडोर एक्टिविटी कहते हैं, कि हर बराबर बच्चों को कहीं जू ले जाना, नाटक दिखाना, फिल्म दिखाना, डिबेट करना, घर में अच्छी लाइब्रेरी रखना, न्यूज़पेपर के एक्सेस रखना,
तो इन चीज़ों से बच्चे वेल कनेक्ट हुए और इसका अच्छा परिणाम इनको देखने को मिला। अब मैं फिर से बर्नस्टीन को लाता हूँ, बेसेल बर्नस्टीन जिसको कहते हैं, और बर्दियू, ये दो भी बहुत बड़ा नाम है कि कार्यों के साथ निश्चित संबंध रखा गया। बल्कि एक और सूचना दे दूँ, मैं भारत के जो भी फिलोसफर है उनको सोशोलॉजिकल एंगल से और इन सब को लेकर एक किताब तैयार किया हूँ। इधर ही मैं रिसर्च कर रहा था करीब 1-1.5 महीने से, तो मैं सबको एक जगह कर दिया मात्र 100 रुपये में। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन चाहें तो 100 रुपये में, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मनीष जी से पूछेंगे, उसको 100 रुपये में मैं हर घर में पहुंचाना चाहता हूं। 101 पेज की किताब है और पूरा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पे एजुकेशन को आप समझ जाएंगे। और सारे लोगों को मैं रखा हूं, अभी उसमें एक चैप्टर कृष्ण कुमार जी का भी नाम आया मेरे मन में, उनसे अभी बात नहीं हुई है, तो उनको रख के उस किताब को रिलीज़ करूँगा। और पूरी सीरीज बना रहा हूँ, फिर फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे करूँगा और फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी में पूरा मैं पश्चिम का रखूँगा, फिर भाषाई एस्पेक्ट पे 4 सीरीज़ बनाने का सोच रहा हूँ। एक तो तैयार कर दिया हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद कि देखें कि जिन बच्चों का पर्सनालिटी इस ढंग से डेवलप किया गया, उस पर उसका प्रभाव अलग ढंग से पड़ा। अब हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे बेसिल बर्नस्टीन का, जो कहते हैं कि 2 परिवार की बात करते हैं, एक पोजिशनल फैमिली, एक पर्सन सेंट्रिक फैमिली। पोजिशनल फैमिली मतलब आप समझ जाइए निम्न वर्ग, और पर्सन सेंट्रिक फैमिली माने समझ जाइए कि मध्य वर्ग जो बच्चों से बहुत सरोकार रखते हैं। बेसिकली इन्होंने कल्चर और लैंग्वेज को जोड़ा। बेसिल बर्नस्टीन ये कहना चाहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से ऐसे जो पर्सन सेंट्रिक फैमिली इन्होंने देखा, तो कल्चरली वो बहुत मजबूत बच्चा था, तो उसकी वोकेबलरी बहुत रिच हो जाएगी। वोकेबलरी रिच हो जाएगी तो क्लास में कम्युनिकेशन अच्छा करेगा। क्लास में कम्युनिकेशन अच्छा करेगा तो उसके अंदर स्कूल से भी पॉजिटिविटी, मतलब थैंक्स मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, राइट टू एजुकेशन में आप देखे होंगे कि अच्छे अच्छे स्कूल में 25% बच्चे चले गए। पहले तो कुछ स्कूल ने बदमाशी किया, बाद में सरकार का डंडा चला, तो उन बच्चों में वो डेवलपमेंट नहीं है, वो नहीं जुड़ पाते हैं। अब कल्चर का क्या महत्व होता है, तो पीयर ग्रुप बनाने में, जो जिस मेंटल लेवल का होता है उसका पीयर ग्रुप उसी मेंटल लेवल का होगा। तो एक विद इन द स्कूल के अंदर एक साइकिल बनता है, छोटा छोटा पॉकेट्स बनते हैं, वो उसी पॉकेट्स में उसी कल्चर के लोग अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे पर फेथ करते हैं। क्योंकि उनके पास जो भाषाई संदर्भ है, जो भोजन का संदर्भ है, जो टेस्ट है, जो स्वाद है, उस पर वो बात कर सकते हैं। उनके पास जो मुहावरा है, जो फ्रेजेस है, वो सब कुछ आपस में मिलेगा तो उन्हें मज़ा आएगा। उन्हें पता है कि प्याज और मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक अच्छे फैमिली में रहने वाला कभी मिर्ची टेस्ट ही नहीं किया होगा डायरेक्ट, तो उसे वो स्वाद नहीं पता होगा, उसके पास वो फ्रेज नहीं होंगे, उतने वर्ड नहीं होंगे, compete नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो ये कोड की एक बात पूरी दुनिया के भाषा में इन्होंने दिया, जिसको मैं इस क्लास में पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ज़रूरत नहीं है इतना जानने की। इतना जानना है कि ये भी रिसर्च बताता है, यानी समाजशास्त्रीय भाषाई परिप्रेक्ष्य से भी संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, और उस रोल का रिफ्लेक्शन स्कूल में दिखाई देता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया का के हर स्कूल में एक रिवाज है कि पनिशमेंट का और रिवार्ड का। पनिशमेंट का मतलब भले ही राइट टू एजुकेशन कह दे, बच्चे को डांटना नहीं है, वो डांटना ही नहीं है। अगर वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं करता है, उसका सिलेक्शन नहीं करना, किसी ग्रुप में उसको नहीं रखना भी अपने आप में एक पनिशमेंट हो जाता है। अलग थलग रहना उसका, वो भी अपने आप में एक पनिशमेंट हो जाता है। बहुत सारे खेल को वो शेयर नहीं कर पाएगा, खेल भी एक क्लास से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली गवर्नमेंट सेटअप के स्कूल को ही देखना होता है। और इस तरह से
बच्चे के अपने चैलेंजेस हैं उसमें डिफरेंसेस आने लगता है कि जो जितना ज़्यादा चुनौती लेगा, जितना ज़्यादा किसी से कंसर्न होगा, वो उतना उसका डेवलपमेंट होगा, उतना बड़ा उसके लिए स्काई इज द लिमिट लगेगा। लेकिन वो कल्चरली होगा तो किरानी बन जाने में ही बहुत खुश रहेगा, तो उसकी सीमाएं हो जाएंगी, तो उसके लक्ष्य छोटे हो जाएंगे, लक्ष्य छोटे होंगे तो इंटरेस्ट छोटा हो जाएगा, उसके हिसाब से वो परिश्रम कम करेगा। तो कुल मिला के उसका एक समाजशास्त्रीय एक पूरा साइकिल बनेगा। अच्छा, उसके बाद है समाजीकरण में भाषा और विद्यालय। तो ये मोटा मोटी मैं बता दिया, एक बार देख लीजिएगा कि भाषा से विद्यालय कनेक्ट होता है, खासकर शहर में। अब देखिए, मैं क्लासों में बता चुका हूँ कि कहने को तो हम कह दिए कि स्थानीय भाषा में पढ़ाइए, पारिवारिक भाषा में पढ़ाइए, लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा, हर कुछ कह दिए। लेकिन क्या ये संभव है कहीं भी? ग्रामीण परिवेश में संभव है, शहरीकरण के परिवेश में संभव नहीं है। तो जब शहरीकरण के परिवेश में ये चीज़ संभव नहीं है तो पढ़ाएंगे हम हिंदी में ही। तो हिंदी में जब पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा एक भाषाई संकट है जो आप सब फील कर रहे हैं। एक भी बच्चा आपके क्लास में हिंदी का मातृभाषा का नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला होगा तो बताइएगा। बहुत कम है जिसकी हिंदी मातृभाषा है, वो नागण्य के बराबर है। तो वो जब नागण्य के बराबर हैं तो सबकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति लेके वो आता है, तो वो भी सबसे बड़ी समस्या खड़ा करता है। जितना वो अपने भाषा में कनेक्ट करता है उतना वो दूसरे भाषा में, आप लोग भी देखते होइएगा, हर आदमी जब अपने फोक कल्चर में जाते हैं, अपने लोकगीत सुनते हैं, तो है कितना अच्छा क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि सीधा आपके सांस्कृतिक चीज़ों से कनेक्ट आपको कर दिया। अब गुड के लिए अच्छा एक शब्द है, और हम जिस भाषा परिवार से हैं उसमें नीमन एक शब्द है, नीमन, बड़ा नीमन है। तो अगर मुझे कोई नीमन कहे कि ये सब्जी बहुत नीमन है तो जल्दी मैं कनेक्ट करता हूँ, अच्छा से ज़्यादा, चूँकि उससे कहाँ है, मेरे बचपन में कोई चीज़ अच्छा लगा या मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरी माँ कही कि बहुत नीमन बनाए हैं, वेरी गुड, तो मैं उसको खा लिया। अब वो टेस्ट कहीं ना कहीं मेरे चेतन मन में या अवचेतन मन में क्या कर गया, फ्रीज कर गया, कनेक्ट कर गया। और कोई भी चीज़ अच्छा जब लगता है तो मुझे नीमन का एहसास कराता है। अब मैं एक तरह से कि सार्वभौमिक होकर, सार्वजनिक होकर उस भाषा को इस रूप में पढ़ा दूं कि हाँ अच्छा, लेकिन कनेक्ट उसी से होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसमें से, ऐसा भाषा के लेकर। अब जो एक चीज़ अंत में मैं कहा था कि दो मनोवैज्ञानिक से भी मिलाऊंगा, गुरु शिष्य से, जो सारी बातों को जो पुष्टि करते हैं। चूँकि आज का मेरा विषय था समाजशास्त्रीय, चूँकि फिनलैंड का आंसर वहाँ से मुझे लाना है, तो इसमें मैं मिलाता हूँ बहुत बड़े आदमी से, जजोनोक और मार्कस। इन्होंने प्रपोज किया, एक थियोरी को किया, कन्फ्लुएंस मॉडल। बेसिकली कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जैसे दो नदियों का संगम आप देखते हैं। तो इस मॉडल को इन्होंने किया और इनके दो शिष्य बोलमेंट और मरोला ने इस अध्ययन को देखा। तो इन लोगों ने क्या देखा, ये कि बुद्धि, बच्चे के विकास में पेरेंटिंग, इन्वायरमेंट के साथ किस चीज़ का कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इन्वायरमेंट, पेरेंट्स और उसके परिवार के सदस्य के हिसाब से ही आईक्यू का, बुद्धि का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जिस लेवल का फैमिली स्टैंडर्ड होगा, जैसा उसको परिवेश मिलेगा, जितने भाई बहनों की संख्या होगी, उसी संख्या में माता पिता से वो विरासत में बुद्धि पाता चला जाएगा। उसी ढंग से उसके आईक्यू का या इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कोशेंट का डेवलपमेंट उसी के द्वारा होगा, जो दुनिया की सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। कभी टाइम मिलेगा
तो इसके किताब को पढ़िएगा यूट्यूब पे, सॉरी ये है गूगल पे फ्री किताब है, 3-4 किताबें इनकी है। मैथ वाले और अच्छे से इसको समझेंगे, साइकोलॉजी वाले। तो ये थ्योरी भी उठा के हमको कहाँ ले जा रही है कि व्यक्तित्व के विकास में, अच्छे छात्र के निर्माण में। अब ठीक है कि बिरला कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से अच्छा हो सकता है, इसको कोई नहीं रोका है, लेकिन जब बात की जाती है पॉलिसी मैटर की तो मास की जाती है, मास की बात होती है, मास के उत्थान की बात होती है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच फिर से वो सवाल आया कि जाना की चाहिए। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा डेवलपमेंटल थ्योरी की ओर ले जाता हूं। विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का जो प्रोसेस है वो किसी एक चीज के पूरा होने के बाद दूसरा शुरू करने की इजाजत नहीं देता है। अगर वो इजाजत दे तो विकास का जो मॉडल बनेगा वो बहुत परफेक्ट मॉडल नहीं बनेगा। जैसे भारत में बुलेट ट्रेन की कल्पना, डिबेट है कि जब आप सब जगह ट्रेन नहीं दे रहे हैं और एक बुलेट ट्रेन बना के क्या कीजिएगा। गांधी जी स्वयं अपनी हिंद स्वराज में रेलवे को बहुत गाली बके और भारतीय सभ्यता के पतन का कारण माने, लेकिन अगर रेल नहीं होता तो गांधी नहीं होते, इतनी बड़ी सफलता उनको नहीं मिलती। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का आना जाना, गांधी पूरे हिंदुस्तान घूम नहीं पाते। आज गांधी होते तो अफसोस होता। तो चीजें पर्पस, अब अंग्रेज जहां तक संभव था ट्रेन बनाता चला गया। उद्देश्य उसका क्या था कि उसका जो ट्रेड है उसके लिए कच्चा माल मिले, ये सब कोई जानते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उससे ज़्यादा भारतीयों को मिला। वही आज़ादी के लिए बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट बना। तो इन चीज़ों को भी देखना होगा कि विकास को भूगोल की भाषा में कहें तो जब कोई लैंड फॉर्म बनता है, जब कोई भूमि बनती है तो दो थ्योरी इसमें काम करती है। उसी तरह सोसाइटी में भी क्या दो थ्योरियां, सिद्धांतें काम करती हैं, तो इरोजन और डिपोजिशन का। डेविस पेंग की थ्योरी है, इसीलिए 10-12 तक हर आदमी को हर विषय पढ़ना चाहिए। तो डेविस पेंग में डिबेट है कि पहले इरोजन हो जाता है, वो जाके कहीं डिपोजिशन करता है। कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, दोनों प्रोसेस चलता है। आंधी आती है, कहीं से कहीं मिट्टी उड़ा के ले जाती है, कहीं से फिर आ जाता है। पानी आया, कहीं से कहीं माटी को डालता रहा। तो विकास का प्रोसेस जो है वो दो धारी होना चाहिए। तो दो धारी होना चाहिए। तो फिनलैंड जाना तो चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि फिनलैंड से जो हमारे ट्रेंड होके आएंगे वो प्रयोग कहाँ होगा। अगर वो कुछ खास विद्यालय में होता है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस या किसी भी रूप में, तो ब्रांड मेकिंग हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा, भारत की शिक्षा ही नहीं पूरी दुनिया की शिक्षा किसी भी ढंग की अनइक्वालिटी को बर्दाश्त नहीं करती, उसकी इजाज़त नहीं देती है। कि आप अपॉर्चुनिटी दें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देना होगा, अवसर की समानता तो मिलनी ही चाहिए। और जब हमारे यहाँ स्कूल में टीचर कम है और कुछ स्कूल के द्वारा हम बहुत कुछ कर दें तो ये संदेह है। तो फिनलैंड जाने में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, अच्छी सोच रही है सरकार, लेकिन वो ट्रेंड आदमी कहाँ काम करेगा। क्योंकि जब हम आपको बताए होंगे शिक्षा नीति में कि नेहरू ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कि हार्वर्ड के साथ कानपुर आईआईटी में भी ले आया कंप्यूटर, 1600-1800 कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन उस समय तो उसका जॉब ही नहीं था। अब सोचिए कि कंप्यूटर 1955 तक लग गया था तो सारे लोग भाग गए बाहर, तो ब्रेन ड्रेन की बात होने लगी। तो उसी तरह से ये टीचर 10-15 दिन में वहाँ की चीज़ों को सीख के भी आएंगे तो क्या इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी में अंतर है। वो 7 वर्ष से पहले बच्चों को नहीं कहता है, वहाँ शिक्षा का पूरा मॉडल ही अलग है। हम यहाँ उस मॉडल को लगाएंगे। हम तो तीसरे साल से उठा के ले चल रहे हैं उसको कि नहीं भाई चलो इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में घुसा ही देना है। हमने तो उसके लिए सिलेबस बना दिया, सब कुछ बना दिया, हम उसके लिए रूटीन बना दिए। तो अब फिर से मुझे यहाँ पे इवान लेविस याद आते हैं जो डी स्कूलिंग की बात करते हैं।
तो एक डिबेट खड़ा होता है। तो कुल मिला के आपको यही जवाब देना है कि दिल्ली सरकार भारत के अन्य सरकारों की तुलना में, चूंकि मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, एजुकेशन सेंट्रिक गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, प्रयास पूरा करती है। लेकिन दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन जान जाइए दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली शहर हो चुकी है टोक्यो के बाद। 3.5 करोड़, 3 से 3.5 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत पीछे बॉम्बे छूटी है। और अभी आप जान रहे हैं पीएम उदय के अंतर्गत दिल्ली की 60% पॉपुलेशन की हालत है कि वो स्लम में ही रह रहा है, सुविधाएं नहीं है। तो सोशल बैकग्राउंड इतना कमजोर लाकर हम बहुत कुछ चमत्कार नहीं कर सकते हैं। अगर चमत्कार होगा भी तो उन्हीं लोगों का होगा जो अच्छे खासे मध्यम वर्ग वाले हैं, जो अपना कर ही रहे हैं प्राइवेट स्कूल के थ्रू। इसलिए बेसिक चीजों पे पहले जोर देने की जरूरत है। 1000 पीआरटी की भी वैकेंसी खाली है और 11,000 ये और तमाम। अगर सारे स्कूल को शिक्षक पूरा मिल जाए, सारी चीज़ें ठीक से लग जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार पॉलिसी भी नहीं बना सकती है। आपने अगर पा लिया कि 6 साल के तुलना में 7 साल का बच्चा को स्कूल में भेजना ज़्यादा अच्छा है, तो ये पढ़ाई कहाँ रह जाएगी? केवल किस्सा कहानी सुनाने में कि सुनिए भाई सत्यार्थी जी बड़ा अच्छा है झा जी कि वहाँ तो 7 साल का जाता है, अरे जुनेजा जी नहीं गलत कर रहे हैं, अरे वहाँ तो ऐसा देखा बाथरूम, वहाँ तो ऐसा कलर देखा, ये किताबें देखी, तो ये डिबेट पे चला जाएगा। यूपीएससी है, क्लियर कट बोलना है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन इस सरकार के पास बहुत कुछ करने को नहीं है। नई शिक्षा नीति आई है, उससे क्या कंट्राडिक्टरी है वो देखना है। अभी तमाम वोकेशनल एजुकेशन आ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी और प्रयास करने की ज़रूरत है। तो अभी सही समय नहीं है, बल्कि उससे अच्छा होता कि इन सारे शिक्षकों को अलग अलग वोकेशनल इनोवेटिव जो काम हो रहा है उनकी ट्रेनिंग अगर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, जिससे हमारा चौथी औद्योगिक क्रांति के हम पार्ट बन रहे हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर हमारी ट्रेनिंग अगर हो जाती, हमारी ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस पे हो जाती, तो हम बहुत कम साधन में स्कूल में बहुत कुछ कर सकते थे। हमारी ट्रेनिंग डेटा साइंस पे हो जाती, हमारी ट्रेनिंग मशीन लैंग्वेज पे हो जाती, तो मच बेटर होता। लेकिन यूपीएससी है, इस नोट्स को बिना ठीक से पढ़े हुए, इसमें से किसी की औकात नहीं कि किसी आदमी को खारिज करे कि दुनिया का भी ये परसेप्शन है और ये पूरा सिचुएशन दिल्ली में लागू होता है सारे स्टडीज़ का। इसलिए बेटर हो सकता था। फिनलैंड इज़ ए नॉट बैड कॉन्सेप्ट, बट बेटर ये होता कि अभी इस पे होता। बस दोनों ओर से आप बच गए। और फिर से आग्रह करता हूँ कि वाइस प्रिंसिपल में नामांकन आप लोग दीजिए, बताइए लोगों को कि हम कौन हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ताकि बाद में ये लोग परेशान ना हो। और ये धर्म आपका है, आप बड़े हैं, इनके सीनियर हैं और सीनियर रहेंगे भी। तो मैं कौन हूँ, आपसे बेहतर परिचय कौन जानता है गुरु। आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।